करते हैं शेयर मार्केट की, क्योंकि लगातार अमेरिकी बाजार में गिरावट देखने मिल रही है। इनफैक्ट डाउ जोन्स को अगर आप देखें तो लगातार 7वें दिन यहां गिरावट देखने मिली। कल भी डाउ जोन्स 350 पॉइंट के ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। एक समय तो यहां 1000 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो देखने मिली थी। इस पूरे हफ्ते में डाउ जोन्स में करीब 12% के आसपास की गिरावट देखने मिली और 3500 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है डाउ जोन्स दिखा चुका है। इनफैक्ट 2008 के बाद आप देखें, 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी उसके बाद की ये सबसे बड़ी गिरावट है। तो चलिए इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटीज के संजीव भसीन जी जुड़ चुके हैं। संजीव भसीन जी, सबसे पहले तो इस मार्केट में जिस तरह से गिरावट देखने मिल रही है, खासकर कोरोना वायरस की, यूएस मार्केट में लगातार 7 दिन हो गया है और फाइनेंशियल क्राइसिस यानी कि 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी उसके बाद की सबसे भारी गिरावट देखने मिल रही है। इस पूरे गिरावट को आप कैसे देख रहे हो? दूसरा, कल 1000 पॉइंट गिरा था, उसके बाद जब बंद हुए तो 350 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। तो इस गिरावट को आप देखेंगे या फिर निश्चित रूप से रिकवरी को आप देखेंगे? गुड मॉर्निंग। और आपने ये सही कहा कि 2008 के बाद हमने देखा है इतनी बड़ी मार्केट में घटावट। तो मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जनरली एक सिक्स सिग्मा इवेंट होता है। किसी को ध्यान में नहीं था कि कोरोना वायरस एक ऐसी चीज आएगी जो जानलेवा होगी और इतना इम्पैक्ट होएगा, लेकिन मुझे लगता है शेयर बाजार बहुत ज्यादा इसका ओवर रिएक्ट कर रहा है। अभी तक जितने लोगों की जान गई वो बहुत दुर्भाग्य वाली बात है, लेकिन इट कैन नॉट हैव सच अ बिग ओवर बेयरिंग जितना मार्केट ने कहा है। साथ में अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लीजिए तो हमारा तेल का भाव 69 डॉलर से $50 आ गया। इससे बढ़िया चीज तो हो ही नहीं सकती। तो इन दिस ग्लूम एंड डूम इंडिया स्टैंड्स आउट और मुझे लगता है हमारे यहाँ जो गिरावट है वो लेने का मौका है। ऑन दी अदर हैंड, जो आपने बिल्कुल सही टिप्पणी की, डाउ हैज नॉट सीन अ करेक्शन फॉर द लास्ट 4 मंथ्स और ये एक हफ्ते में उसने बहुत शार्प, तो आई थिंक डेफिनेटली बहुत ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गया है और बाउंस इज ड्यू। मैं अभी भी बहुत आशाजनक हूं कि हमारे मैक्रोस, हमारे जो जीडीपी नंबर है वो सब ग्रीन शूट्स दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से मार्केट घटा है मार्च के आखिर में उसी तरह से आपको एक बहुत शार्प रिकवरी भी दिखेगी। तो हम अभी भी चेष्टा ये करेंगे कि इंडियन मार्केट में बाय द फियर, जैसे आपने बहुत अच्छी टिप्पणी की, डाउ रिकवर्ड ऑलमोस्ट ऑल इट्स लॉसेज ऑफ यस्टरडे और मुझे लगता है नेक्स्ट वीक कैन सी द बॉटमिंग आउट ऑफ ऑल ग्लोबल मार्केट्स। मैं एंड ऑफ मार्च में बहुत आशाजनक हूं और मेरे को लगता है कि रिकवरी प्रोसेस विल बी इक्वली फास्ट फॉर अ वेरी वेरी स्पीडी पुल बैक इन स्टॉक्स एंड इंडेसेस। ओके भसीन साहब, इनफैक्ट आपने क्रूड पे टिप्पणी की, मैं इसके ऊपर ही आगे चलने वाला था, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में तो गिरावट है, साथ साथ जो कमोडिटी मार्केट है उसमें भी अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है। नाइमेक्स क्रूड में देखिए करीब 5% के आसपास की गिरावट देखने मिली। पूरे हफ्ते में ब्रेंट क्रूड में करीब 15% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। सोना $1600 के नीचे आ चुका है। तो इनफैक्ट कहीं ना कहीं जो कमोडिटीज है वो भी फिसलते जा रही है। अक्सर हमने देखा है भसीन साहब कि मार्केट्स जब गिरते हैं, खासकर गोल्ड जो है एटलीस्ट वो तो चलता है, यहां तो गोल्ड में भी कहीं ना कहीं गिरावट देखने मिल रही है। तो इतना पेसिमिज्म क्यों और ये कहां हमको दिशा दिखा रहा है? नहीं, देखिए, पेसिमिज्म इज मोर एट द हेल्म ऑफ टू इमोशंस, ग्रीड एंड फियर। 12,200 पे कोई बेचना नहीं चाहता था, 11,200 के नीचे कोई खरीदना नहीं चाहता। तो यही शेयर बाजार का और इमोशंस और कमोडिटीज का हाल है। और क्रूड में आपने देखा है, मेरे को तो पहले भी उम्मीद थी कि क्रूड एक बबल लाइक टेरिटरी में था और जितना क्रूड यहाँ पे रहेगा या यहाँ से मेरा मतलब 45 और $55 के बीच में, वो इंडिया के लिए तो सबसे, मैंने इसे कहते हैं ना, एक बोनस है। और मुझे लगता है कि फॉल इन कमोडिटीज, मैन्युफैक्चरिंग और इंडिया एज अ बेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ज्यादा उसको प्रेसिडेंट देगा। साथ में चाइना की ये जो इनिशियल ये जो वीकनेस है, आई थिंक इट विल बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर लॉट ऑफ अदर लार्ज इंडस्ट्रीज टू मेक फोकस ऑन इंडिया। तो मैं इंडिया सेंट्रिक तो बहुत पॉजिटिव हूँ। आपने बॉन्ड यील्ड्स देखे हैं 1.12, तो लोएस्ट 16 ईयर्स में वो यूएस में आ गए हैं और उस हिसाब से मेरे को लगता है आरबीआई को भी कोई ऑप्शन नहीं होगी बट टू रेट कट। और साथ में जो क्रेडिट की ग्रोथ है वो हमारे यहाँ ग्रीन शूट दिखा रही है। तो द फॉल इन क्रूड, द फॉल इन कमोडिटी शुड बोड वेल फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड इंडियन कंपनीज। ओके, डेफिनेटली भसीन साहब, लॉन्ग टर्म के लिए ये सब तो अच्छा लगता है कि हाँ इतनी गिरावट आ चुकी है तो खरीदारी के काफी अच्छे मौके हैं। दिस वुड बोड वेल फॉर इंडियन इकोनॉमीज एंड इंडियन कंपनीज। लेकिन अगर मैं इमीडिएट टर्म पे लेना चाहूँ तो मंडे को किस तरह का रिएक्शन आपको लगता है कि बाजार में देखने मिलेगा? बहुत सिंपल बात है जी। देखिए, 125 पॉइंट का तो बैंक निफ्टी फ्यूचर डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा था और 70.60 पॉइंट तो बैंक निफ्टी। मुझे लगता है जो शॉर्ट्स बहुत एग्रेसिव होके गए हैं फ्राइडे को, वो मंडे को शायद एक रूट शॉक के लिए तैयार हुए। मुझे तो लगता है 200 पॉइंट का निफ्टी में
इनिशियल पुल बैक आएगा, क्योंकि डाउ हैज शोन अ पुल बैक, और मुझे लगता है एशियन मार्केट्स विल आल्सो ज्वाइन इन टैंडम। तो सुबह के लिए तो मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ा ओपनिंग गैप होएगा, उसमें जो भी पोजीशनें ट्रेडर की हैं वो थोड़ी सी हल्की होंगी। लेकिन अगर आप फ्राइडे का डेटा देखो तो 1200-1300 करोड़ की जो एफआई की सेलिंग थी, वो उनकी फ्यूचर में तो उन्होंने उससे ज्यादा स्टॉक में बाइंग की है, और डोमेस्टिक की तो बहुत बड़ी लार्ज फिगर बाइंग की आई है। तो मुझे लगता है पैनिक वाज मोर रिटेल ड्रिवन, और उसका इक्वली शार्प पुल बैक शायद मुझे मंडे मॉर्निंग को दिखता हुआ लग रहा है ऑन द निफ्टी। शुक्रिया बसीन साहब इस पूरे अपडेट के लिए। तो मंडे मॉर्निंग को बसीन साहब उम्मीद कर रहे हैं कि आपको एक शार्प रिकवरी जो है वो शायद इंडियन मार्केट्स में देखने मिलेगी। शुक्रिया बसीन साहब इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं चीन से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस अब तक 40 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। इस वायरस से लोगों की मौत होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। दुनिया में मरीज की संख्या 84,000 के पार चली गई है और करीब 2800 लोगों की मौत हो चुकी है। इस जानलेवा बीमारी से कल चीन में 37 और लोगों की मौत हो गई और 427 नए मामले सामने आए हैं। दक्षिण कोरिया में इस वायरस के चपेट में आने वाले लोगों की संख्या 2900 के पार चली गई है। कोरोना की रोकथाम की कोशिश पूरी दुनिया में जारी है, लेकिन अब तक इस बीमारी की दवा बनाने में सफलता किसी को भी नहीं मिली है। वायरस के कारण ग्लोबल इकोनॉमी में दिक्कतें लगातार बढ़ रही है। चीन के मैन्युफैक्चरिंग पर काफी असर पड़ा है। फरवरी में परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स जो है 35.7 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। जनवरी में पीएमआई 50 के पार था। इधर भारत सरकार कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माना कि कोरोना वायरस से इंडस्ट्री को दिक्कतें हो सकती है, लेकिन सरकार इंडस्ट्री से लगातार चर्चा कर रही है और हर संभव मदद की दी जाएगी इंडस्ट्री को। However, all of them very clearly did say that if the problem doesn't get redressed in, let us say, the next 2-3 weeks, issues then would stand up as a very big challenge. And what would they be like? They would be raw material shortage. They could be a lack of support, which, let us say, comes from China for some of the parts and technical assistance. Movement of people, because experts will have to come from there if their joint venture or activities are such. Clearly we understood the situation and have had all the secretaries of the concerned departments sit and talk among themselves. Again, go back to the industry to see what exactly they would want us to be prepared. Investors who had come to the G20 meeting in that context was that India is the place they were looking for, and they want to take serious consideration on investment. But वहीं अब कोरोना वायरस जो है वो सरकार की कमाई पर भी असर डाल सकता है। सूत्रों के मुताबिक इंपोर्ट ड्यूटी से होने वाली कमाई में पिछले साल के मुकाबले हर महीने करीब 10 से 12% के आसपास की गिरावट दर्ज की गई है। डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़े हैं आलोक प्रियदर्शनी। आलोक, सरकार की कमाई पर कितना असर डाल सकता है ये कोरोना वायरस? देखिए, दरअसल कोरोना वायरस के असर को लेकर सभी मंत्रालय अलग अलग असेसमेंट करने में जुटे हैं और इस बीच जो वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक हमें जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक जो कोरोना वायरस के चलते जो रेवेन्यू पर इम्पैक्ट आ सकता है उसको लेकर एक जानकारी सामने आ रही है। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो इम्पोर्ट ड्यूटी से खासतौर से कमाई होती है, जो चाइना से इम्पोर्ट होता है, उस पर करीब 10 से 12% का असर पड़ सकता है। दरअसल सरकार ने पूरे साल के लिए इंपोर्ट ड्यूटी से 1,35,000 करोड़ रुपए के कमाई का एक एस्टिमेट बना रखा है। उसमें ये जो करीब चाइना से होने वाले इंपोर्ट हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि ये इम्पैक्ट जो हो सकता है कोरोना वायरस की वजह से वो 10 से 12% हो सकता है, क्योंकि अगर पूरा ओवरऑल देखें तो जो कंपनियों के ऑर्डर्स हैं, कंपनियों के जो इम्पोर्ट हैं, उस पर भी अच्छा खासा असर पड़ा है और जनवरी फरवरी में जो करीब 15 से 20% तक जो इम्पोर्ट है उसमें कमी आई है और इस वजह से ये माना जा रहा है कि पूरे साल भर के और ख़ास तौर से Q1 और Q2 में
इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि ये भी उम्मीद जताई गई है कि Q3 में जाकर स्थिति सुधरने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर इसका असर ठीक ठाक पड़ सकता है, खासतौर से चाइना से होने वाले इंपोर्ट को लेकर, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी का कलेक्शन पे ये माना जा रहा है कि 10 से 12% का असर पड़ सकता है। इसके अलावा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी इससे असर पड़ रहा है, इसकी वजह से जो जीएसटी कलेक्शन है, जो मंथली जीएसटी कलेक्शन होता है, उस पर भी मामूली असर पड़ना तय है। ये जो आने वाले दिनों की जो फिगर्स होंगी फरवरी की, मार्च की, उसमें भी थोड़ा बहुत इसका असर जरूर दिखेगा। तो कुल मिलाकर जो कोरोना वायरस के संकट के चलते जो सरकार की कमाई है, उस पर भी असर पड़ने की आशंका है। शुक्रिया आलोक इस पूरे अपडेट के लिए। अब बात करते हैं भारत की जीडीपी की। तो तीसरी तिमाही में भारत का जो जीडीपी ग्रोथ जो है वो अनुमान के मुताबिक रहा है। 4.6% का अनुमान था, इसके सामने जीडीपी ग्रोथ जो है 4.7% पे रही है। इस दौरान कृषि सेक्टर की ग्रोथ भी अनुमान से बेहतर 3.5% पे आई है। हालांकि दूसरी तिमाही में जीडीपी आंकड़े 4.5% से रिवाइज कर 5.1% कर दिए गए हैं। वहीं अप्रैल से दिसंबर के बीच जीडीपी ग्रोथ 6.3% से घटाकर 5.1% पर आई है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच माइनिंग और फाइनेंस फंड रियल एस्टेट सेक्टर ग्रोथ में अच्छी सुधार देखने को मिले हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में गिरावट दर्ज की गई है। इधर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटा है ये 6.1% से घटकर 5% किया गया है। चलिए अब जीडीपी के इस पूरे जिस तरह का आंकड़ा निकल के आया है, ये कैसा है और इसको कैसे रीड करना चाहिए, इसके लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप पंड्या जुड़ चुके हैं। प्रदीप, इन आंकड़ों को कैसे समझा जाए? 4.6% का अनुमान था, उसके सामने 4.7% आया। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा ठंडा है। कैसे देखें इस पूरे आंकड़े को? जी, तो देखिए, दो विलेन है इसमें। एक जो आपने कहा मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट खासतौर पे विलेन है, क्योंकि एग्रीकल्चर अगर आप देखिए तो वो 2% के मुकाबले 3.5 हो गया। और एग्रीकल्चर को लेकर अनुमान भी है कि इस बार बारिश इतनी अच्छी हुई है, रिजर्वायर लेवल्स इतने अच्छे हैं कि अगर आने वाला मानसून अच्छा नहीं भी हो फिर भी आपको एग्रीकल्चर से ग्रोथ मिलेगी। तो ये एक सेगमेंट ऐसा है जिसके बारे में फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है अगले वित्त वर्ष के लिए भी। दूसरा जो सर्विसेज सेक्टर है वो भी स्टेडी है, होल्ड कर रहा है बहुत, तो उसमें आप थोड़ी मामूली सुधार ही देख रहे हैं। तो एग्रीकल्चर और सर्विस को लेकर चिंता नहीं है, चिंता है केवल मैन्युफैक्चरिंग को, और उसमें सुधार के संकेत नहीं आ रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि अब फरवरी में जो पीएमआई का आंकड़ा आएगा उससे एक संकेत मिलेगा कि इस क्वार्टर का मैन्युफैक्चरिंग की क्या स्थिति है, जहां पे हम थोड़े बहुत सुधार के संकेत देख भी रहे थे, तो कहीं कोरोना वायरस की वजह से उस पर भी कोई इम्पैक्ट तो देखने को नहीं मिला है। दूसरा जो विलन है वो है कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कैपिटल गुड्स सेगमेंट जिसको आप कह सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट डिमांड जो आप कहते हैं, उसमें कमी जारी है। और अगर आप साल दर साल देखें तो जो हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन वो करीब 2-2.5% घट गया है, 2-2.5 परसेंटेज पॉइंट से घट गया है जीडीपी का। और इसकी वजह साफ है, जब डिमांड नहीं है और डिमांड ना होने की वजह से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी भी लो बने हुए हैं ज्यादातर सेक्टर में, तो जाहिर है कि कोई नया इन्वेस्टमेंट करने के मूड में नहीं है। और दूसरी दिक्कत काफी हद तक अभी फाइनेंसिंग को लेकर भी है। अगर आप सरकारी बैंकों का हाल देखें खासतौर पे, तो वो लोन देने को तैयार नहीं है। और प्राइवेट बैंक भी अपने जो कमर्शियल या ये कहिए कि कॉर्पोरेट लोन्स है या इंडस्ट्री को दिए हुए लोन्स है, उसके मुकाबले में रिटेल लोन पर ही फोकस कर रहे हैं। तो इस वजह से भी आपको नए इन्वेस्टमेंट होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और जो नया इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो पूरा का पूरा केवल सरकार की ओर से किया जा रहा है। लेकिन सरकार भी चूंकि अपने फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को बहुत वजन देती है, तो सरकार भी पूरा एडजस्टमेंट जब करती है साल के आखिर में, तो वो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट में ही देखने को मिलता है। तो ये दो बड़े दबाव हैं, मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसकी वजह से जीडीपी पर प्रेशर बना हुआ है। जी, शुक्रिया प्रदीप इस पूरे अपडेट के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो दिक्कत है, हालांकि एग्री का जो आंकड़ा है वो अच्छा आया है, ये प्रदीप साफ कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हो। जीडीपी के आंकड़े पर वित्त मंत्री ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि ये आंकड़े भरोसे जगाने वाले हैं। In a way, I didn't expect a surprise, a shocker of a number. Either way, a shocker going to 6 or shocker coming down. If this ship is going to be steady and if it's moving forward, I think that's the first sign of doing well. Doing well in the sense doing in these circumstances all right. And from now you can be further moving
with greater confidence. I didn't at this time expect or want a shocker of a number either way. And to that extent, I'm happy we've got at least this. That's not to say FM is happy with this number. It's more to say we want to be steady. वहीं जीडीपी के आंकड़ों पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा है कि ये उम्मीद के मुताबिक ही रहे हैं। 4.7, the number has just been released, and I think the whole year number, the full year number has been retained at 5%. That's what I was told. It's more or less on expected lines. चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरा कर रहे हैं। यूपी के प्रयागराज में पीएम मोदी सामाजिक आधिकारिक शिविर का उद्घाटन करेंगे। इसमें करीब 27,000 दिव्यांगों और बुजुर्गों को सहायता उपकरण बांटकर पीएम मोदी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। दिव्यांगों और बुजुर्गों को सहायता उपकरण बांटने का ये अब तक दुनिया में सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो पहले कभी नहीं हुआ है। पीएम मोदी प्रयागराज से लोगों को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक एकता का संदेश भी देंगे। प्रयागराज में कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी चित्रकूट जाएंगे, जहां वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शिलान्यास करेंगे। और सीएनबीसी टीवी 18 के इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड की पूरी खबर ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। आपका स्वागत है फिर से एक बार सीएनबीसी आवाज पर। आप चर्चा करते हैं सीएनबीसी टीवी 18 के इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड यानी इब्ला की। कल की शाम देश के सबसे बड़े बिजनेस अवार्ड के नाम रही। मुंबई के ट्राइडेंट होटल में सीएनबीसी टीवी 18 इंडिया बिजनेस लीडरशिप अवार्ड के लिए कल सरकार से लेकर कारोबार जगत के तमाम दिग्गज एक छत के नीचे जमा हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला, दीपक पारेख, करण जौहर, ये कुछ नाम हैं जिनकी मौजूदगी में देश के बिजनेस लीडर का सम्मान किया गया। इस साल सीएनबीसी टीवी 18 के 20 साल भी पूरे हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को आइकॉनिक बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड का सम्मान प्राप्त हुआ। वित्त मंत्री के हाथों अवार्ड लेने के बाद मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस का सफर समय के साथ लगातार खुद को अपडेट करने का सफर है। उन्हें खुशी है कि उनकी अगली पीढ़ी ईशा और आकाश अंबानी अब इसे आगे बढ़ा रहे हैं। नई पीढ़ी ही देश को दुनिया में उसकी असली जगह दिलाएगी। I am happy that Akash and Isha both are present today. So it's good to be recognized for the work that all the young leaders of Reliance do. And I accept this recognition with deep grateful thanks to the jury. And I think that within India, all of us in business in this coming decade have a historic opportunity. वहीं सीएनबीसी टीवी 18 के इब्ला 2020 में उस वक्त एक भावुक क्षण भी आया जब पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली को हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया। अरुण जेटली की याद में इब्ला अवार्ड में उपस्थित सभी लोग खड़े हो गए। हॉल ऑफ फेम का ये सम्मान अरुण जेटली की पत्नी संगीता जेटली ने ग्रहण किया। सम्मान लेते वक्त जेटली की पत्नी संगीता जेटली की आंखें नम हो गई। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अरुण जेटली को याद किया और याद करते हुए उन्हें सबके लिए एक गाइडेंस फोर्स बताया। इब्ला अवार्ड्स में महाराष्ट्र को इस बार स्टेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में महाराष्ट्र को इंडस्ट्री मिनिस्टर सुभाष देसाई ने ये अवार्ड ग्रहण किया।
इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि कंपटीशन की भावना से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र नंबर 1 है, लेकिन भारत के सभी राज्य आपस में कंपटीशन करें और नंबर 1 बनने की कोशिश करें तो सब मिलकर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं। आप हम मतलब केंद्र है, राज्य है, और यहाँ आए हुए सारे, उसमें काफी सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, काफी सारे लोग हैं, और मीडिया भी, अगर हम साथ में हाथ मिलाकर काम करें तो मुझे पक्का भरोसा है, जो हमारा एक सपना है कि हमारा हिंदुस्तान देश की महासत्ता बन सकता है, वो हम बना के रखेंगे। इतनी ताकत इस कंपटीशन में हम सब साथ में मिलकर अगर उतरते हैं तो पूरे विश्व के नंबर 1 हम बन सकते हैं, मेरा आत्मविश्वास है। चलिए, तो ये था इब्ला अवार्ड्स का पूरा अपडेट। इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जो है वो आवाज़ पे लगातार जारी रहेगा। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के जरिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।